Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Ishan Awasthi and I hope you all are doing great. So guys, आज हम लोग हमारा नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। इस चैप्टर का भी नेम चेंज हुआ है। इसका पहले नाम था क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, बट नाउ इट्स हैड बीन चेंज्ड और इसमें कुछ फर्दर टॉपिक्स भी इंक्लूड हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो के प्रोबेबली 2 से 3 पार्ट बनेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं हमारे इस वीडियो के पार्ट में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे चैप्टर। गाइस, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर हमको सबसे पहले तो इमरजेंसी के बारे में बताएगा जो कि जून 1975 में लगाई गई थी और जिसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा हमारी कंट्री पर, हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर, पॉलिटिकली हमारी कंट्री पर और सोशली भी। तो अगर आप अपने दादाजी से या अपने पापा से पूछेंगे इमरजेंसी के बारे में तो आपको पता लगेगा कि उस समय की कंडीशंस कैसी रही होंगी। इमरजेंसी के दौरान में क्या होता था कि लोगों को घर से बाहर निकलने को नहीं मिलता था, लोग को शक के बिना पे लोगों को जेल में डाल दिया जाता था जिसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस शक पे कि कहीं वो लोग दंगा ना भड़का दें, कहीं कोई पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ना हो जाए या फिर आपस में एनेक्सेशन ना हो जाए, इसलिए इस शक के बिना पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। तो ये सब कंडीशंस कंट्री में आई थी ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी के दौरान। तो इस चैप्टर में हमें पता लगेगा कि ये इमरजेंसी क्यों इम्पोज हुई थी, कौन सी गवर्नमेंट ने इसे इम्पोज कराया था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे और क्या इंडिया में दोबारा इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्या ऐसी सिचुएशन हमारी कंट्री में बन सकती है कि इमरजेंसी लगाई जाए। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स में लगाई जाती है, एक इंटरनल थ्रेट पे, एक ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट पे और एक इकोनॉमिक बेस पे इमरजेंसी लगती है एक कंट्री में। तो यहाँ पे इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जून में इमरजेंसी इम्पोज करवा दी थी और जिसका ही रिजल्ट रहा 1977 का इलेक्शन, वो हार गए। गाइज, इसमें हमने जान लिया कि इंट्रोडक्शन किस तरह से वर्क करेगा इस पूरे चैप्टर के अराउंड में। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं जिससे कि हमें ओवरव्यू मिले इस चैप्टर में क्या हमें बताने की कोशिश हो रही है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो हमने देखा था लास्ट जो इलेक्शन हुए थे 1967 में, उसमें बाकी सारी पार्टीज एक तरफ हो गई थी और कांग्रेस पार्टी अलग हो गई थी और उसमें भी स्प्लिट हो गया था जिसमें एक कांग्रेस ओ बन गई थी और एक कांग्रेस आर बन गई थी जो कि इंदिरा गांधी की पार्टी थी। गाइस, ये कांग्रेस में भी स्प्लिट हो गया और बाकी सारी पार्टी आपस में मिल गई। तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, बट इंदिरा गांधी प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग और इंदिरा गांधी ने एक पॉजिटिव स्लोगन आगे रखा, गरीबी हटाओ, जिस स्लोगन का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जब कंट्री में इतना ज़्यादा अनरेस्ट फैला हो, जब कंट्री में पॉवर्टी भी हो, एट द सेम टाइम पे हमें बांग्लादेश क्राइसिस भी फेस करना हो जिसमें 80 मिलियन से ज़्यादा रेफ्यूजीज इंडिया में आ गए थे फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, और सिमिलरली ड्रॉट भी पड़ रहा था कंट्री में। तो ऐसी सिचुएशन में गरीबी हटाओ वॉज नॉट एन ईजी टास्क। और गाइस, मैं आपको बताऊं कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी उस रैपिड रेट से नहीं हो रही थी जिससे कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा पाएं, जिस वजह से पब्लिक में और ज़्यादा अनरेस्ट फैल रहा था। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी और कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अराइज हो गई थी। क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि बाकी सारे लोगों ने क्या स्लोगन बनाया था, इंदिरा हटाओ। इसी वजह से नेगेटिव स्लोगन की वजह से उनको वोट नहीं मिला था और पॉजिटिव वोट की वजह से इंदिरा गांधी को बना दिया गया था प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री का और वो जीत गई थी इलेक्शंस। मैं लिंक डाल दूंगा लास्ट चैप्टर का जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा ये बैकग्राउंड किस चीज़ की बात कर रहा है। ये बेसिकली लास्ट चैप्टर की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। टेंशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी एंड एट द सेम टाइम पे जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रहे थे 1967 के अराउंड में, तब जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में
आपस में मेल नहीं बन पा रहा था। कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट बना रही थी तो उसे जुडिशरी एबॉलिश कर रही थी, या जुडिशरी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही थी तो उसे गवर्नमेंट नेगोशिएट या निगलेक्ट कर रही थी। इसके बाद पॉवर्टी कंट्री में बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि हमने अभी बात करी कि लोगों को काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कांग्रेस का स्प्लिट, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक बेस पे कंट्री का स्प्लिट कैसे हुआ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। सो इसमें 1971 में कांग्रेस इनिशिएटेड अ स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ विच डिडंट इम्प्रूव इन द कंट्रीज सिचुएशन। मतलब इन्होंने पॉजिटिव स्लोगन रखा, लोगों को बहुत ज्यादा वो भाया, लोग अट्रैक्ट हुए, उन्होंने वोट दिया 1971 में। बट स्टिल कंट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इसका। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी तो गई नहीं, और जब पॉवर्टी नहीं गई तो फ़ायदा क्या हुआ इस स्लोगन का? हमें सिर्फ नाम नहीं रखना ना, हमें कंट्री में इम्प्लीमेंट कराना है, तब जाके हमको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद बांग्लादेश क्राइसिस हमने फेस किया, हमने इतने रेफ्यूजीज का भार भी संभाला, तो जिसकी वजह से कंट्री में और ज़्यादा गरीबी आ गई। एट द सेम टाइम ऑयल प्राइसेस भी राइज हो गए, जो गल्फ कंट्रीज थी उनमें। गल्फ कंट्रीज कौन सी कंट्री होती हैं? जहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एबंडेंट अमाउंट में मिलता है। इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑयल पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने प्राइस राइज कर दिए, जिसकी वजह से जब ऑयल के प्राइस राइज होते हैं तो उससे रिलेटेड कमोडिटीज़ के भी प्राइस हाई हो जाते हैं, लीडिंग टू विच क्या होता है, कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ही इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई होती है। सो महंगाई आ गई तो कंट्री में और ज़्यादा गरीबी आने लगी। जब लोग गरीब हैं, वो खरीद नहीं पा रहे हैं, और उनको कह दिया जाए कि जो 10 रुपए की चीज़ है वो 15 में मिलेगी, वो बेचारे भूखे मर जाएंगे। सो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कंट्री में। इसके अलावा देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट वॉज वेरी हाई ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं था, तो इंडस्ट्रीज नहीं बन रही थी, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा था। इसीलिए अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया ताकि कुछ नहीं, अगर हमारी कंट्री अगर डेवलप करेगी, अगर खुद से हम सामान बनाएंगे तो हम अपने ही लोगों को उसमें जॉब भी दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा सकते हैं, और कंट्री की जीडीपी को राइज कर सकते हैं। इसके बाद मॉनसून भी फेल हुआ, जिसकी वजह से ड्रॉट पड़ा कंट्री में, और ये सिचुएशन अराइज हुई, इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड होने लगे। राइज इन द स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जब स्टूडेंट्स ने देखा कि हमारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास जॉब करने के लिए नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। आंदोलन में बहुत लोगों ने अपनी रोटी भी सेकने की कोशिश की। वो किस तरह से? उन्होंने मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ये लोग कौन होते हैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट? जो लोग किसी भी धारा को या उसको कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। इनकी ये विचारधारा होती है कि हम अपने राइट्स को मनवाने के लिए, जो हम चाहते हैं उसको मनवाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। हमें अगर गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करनी पड़े वो भी करेंगे, अगर हमको किसी को मारना पड़े तो हम वो भी करेंगे। तो इस विचारधारा का कंट्री में प्रवास होने लगा, और नेक्सलाइज्ड मूवमेंट भी स्टार्ट हो गए। हम देखें अगर हमारी कंट्री में कश्मीर में सबसे ज़्यादा नक्सलाइट मूवमेंट होते हैं। सिमिलरली अगर हम कंट्री में मिज़ोरम, आसाम, नागालैंड, इन सब जगहों पर देखें तो इन सब जगहों पे भी नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे कंट्री में। सो ये सब रीजंस थे, ये सब बैकग्राउंड हमने देखा कि इन सब चीज़ों को लेकर ही इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज हुई। इंटरनल डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कंट्री में इमरजेंसी लगानी पड़ गई इंदिरा गांधी जी को। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स। तो ये जो दो स्टेट्स थे, इसमें हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा अनरेस्ट फैला हुआ था। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, करप्शन हो रहा था, पॉवर्टी बढ़ रही थी। तो लोगों ने, खास करके स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुई, और बड़े बड़े जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने इन प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, जो अपोजिशन पार्टी थे कांग्रेस के, और इसको वाइड स्प्रेड मूवमेंट बनाया, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट बना दी गई
पूरी पूरी कंट्री की, सिर्फ इन दो स्टेट्स की ही नहीं बल्कि पूरी पूरी कंट्री की। चलिए देखते हैं इसका सिनेरियो। सबसे पहले गुजरात की बात करेंगे। इन जनवरी 1974 स्टूडेंट इन गुजरात started a protest against government which was supported by major opposition party and became widespread leading to the presidential rule in state। और ये मूवमेंट इतना वाइड स्प्रेड हुआ कि 1975 में ही इसको प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर में डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि नॉन कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट लगा दिया गया। नॉन कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट क्या होता है? जब किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट में उसकी जो पॉपुलेशन होती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, वो ट्रस्ट नहीं करती है गवर्नमेंट को, तब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लगाया जाता है। तो ऐसा कंट्री में लगाया गया था, गुजरात में 1975 में, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल भी आ गया था। इसके बाद द अपोजिशन पार्टी डिमांडेड द फ्रेश लेजिस्लेचर। उनकी डिमांड्स क्या थी, जितने भी अपोजिशन पार्टी वाले थे या स्टूडेंट्स थे, कि एक फ्रेश लेजिस्लेचर फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट है हमारी बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हैं, तो ये करप्टेड हो गया है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने फ्रेश लेजिस्लेशन की डिमांड करी। इसके बाद मोरारजी देसाई द लीडर ऑफ कांग्रेस ओ कौन है? जो सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी, पुरानी ओल्ड कांग्रेस थी, वो उन्होंने, उनके जो लीडर थे मोरारजी देसाई, वो इंडेफिनिट डेज के लिए फास्ट पे गए थे और उनको स्टूडेंट्स का सपोर्ट भी मिला, लीडिंग टू विच स्टूडेंट्स लीडिंग टू द असेंबली इलेक्शन इन गुजरात इन 1975। इस फास्ट की मदद से और प्रोटेस्ट की मदद से 1975 में दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाए गए, जिसमें कांग्रेस हार गई। कौन सी कांग्रेस? इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। इसके बाद अब हम बिहार का मूवमेंट देखते हैं। इन मार्च 1974 स्टूडेंट इनवाइटेड जयप्रकाश नारायण टू ज्वाइन देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जयप्रकाश नारायण एक कैरिज्मेटिक लीडर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी, बट स्टिल स्टूडेंट्स को लगा ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो इनका सपोर्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इनिशिएट करनी है। तो उन्होंने इनका सपोर्ट गेन करा, बट इनकी एक शर्त थी कि जो भी मूवमेंट होगा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि जो भी मूवमेंट होगा वो नॉन वायलेंट होगा, प्लस सिर्फ बिहार तक ही कंस्ट्रक्टेड नहीं रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरा वाइड स्प्रेड होना चाहिए कंट्री में। देखते हैं। He accepted on a condition that the movement would be non-violent and will not constrain till Bihar only। इसके अलावा he calls for total revolution। total revolution मतलब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल रिवॉल्यूशन होना चाहिए कंट्री में, प्लस टू इस्टेब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी एंड डिमांडेड डिसमिसल ऑफ कांग्रेस। इन्होंने कांग्रेस का डिसमिसल मतलब कांग्रेस को हटा के टोटल रेवोल्यूशन लाना चाहिए कंट्री में, क्योंकि कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी बन गई थी जो कंट्री को एक तरह से डिक्टेटरशिप में चला रही थी इनके हिसाब से। सो ही डिमांडेड फॉर टोटल डिसमिसल ऑफ कांग्रेस एंड इज वांटेड टू एस्टैब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी। सो इसके बाद in 1975 people marched to parliament led by JP Narayan which was one of the largest political rallies ever। अब क्योंकि इन्होंने कहा था कि मूवमेंट सिर्फ बिहार तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, तो सारे पीपल एक साथ जुड़कर मार्च किया उन्होंने पार्लियामेंट तक, और पार्लियामेंट में जो आज तक की सबसे वन ऑफ द बड़ी रैली इसको कहा जाता है, लेड बाय JP नारायण। इसके बाद ही गेन्ड द सपोर्ट ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल एंड सोशलिस्ट पार्टी। तो जितनी भी कांग्रेस की ओपोजिशन पार्टीज थी, इंदिरा गांधी की ओपोजिशन पार्टी वाले लीडर्स थे, उन्होंने इनको ज्वाइन किया, इनको सपोर्ट किया और इनको एज एन ऑल्टरनेटिव देखा इंदिरा गांधी का। इसके बाद दीज पार्टीज प्रोजेक्टेड JP एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ इंदिरा गांधी। इन्होंने इंदिरा गांधी के ऑपोजिट में इनको देखा या इनको एक नया उभरता हुआ लीडर देखा। और इसी समय पे रेलवे स्ट्राइक्स भी हुई थी, आपकी बॉक्स में बना हुआ है बुक में। तो 1974 के राउंड में आप समझ लीजिए आज की डेट में हमारे जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस के दौरान, तो जब ट्रेनें नहीं चल रही थी, कंट्री को एक एक दिन में कितना कितना लॉस हो रहा था, कितने लोग घर नहीं जा पा रहे थे, कितने लोग परेशान थे, माइग्रेट करके लोग बाहर वर्क करने गए और वो घर वापस ना आ पाए, उनके पास खाने को नहीं था।
कितनी बुरी सिचुएशन हो जाएगी। तो सेम सिचुएशन ऑकर हुई थी जो कि हम और आप फील कर सकते हैं कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, लीडिंग टू कोरोना वायरस, क्योंकि उसने हमको प्रैक्टिकली दिखाया कि कितनी वर्सनिंग सिचुएशन हो सकती है एक कंट्री की। तो वो सिचुएशन अराइज हो गई थी इमरजेंसी से पहले कि एक हफ्ते से ज़्यादा प्रोटेस्ट चली और रेलवे स्ट्राइक्स हुई, जिसकी वजह से कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो ये सारी प्रोटेस्ट हो रही थी जिसकी वजह से हमारा इमरजेंसी को स्टार्ट करना या इमरजेंसी लागू करवाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। अब जो हमारी जुडिशरी थी और जो कांग्रेस पार्टी थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज हुए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो क्वेश्चंस उठा रही थी रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो कि वॉइड थे एट फर्स्ट इंस्टेंस, मींस वॉइड एब इनिशियो थे। ये मैक्सिम का क्या मतलब है कि ऐसी चीज जो देखने में ही गलत लगे वो चीज, ये क्वेश्चन उठा रहे थे अपने बेनिफिट के लिए। कौन? कांग्रेस पार्टी वाले। देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे। पहला, कैन गवर्नमेंट एब्रिज फंडामेंटल राइट्स, मींस क्या गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर रखा है दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड। और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, जो हमारा प्रीएम्बल हो गया, इनको सस्पेंड किया नहीं जा सकता। बट हाँ, उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। ये कौन सी रूलिंग में आया था? केशव नंदा भारती केस में आया था। बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है, आपको लर्न करना ही चाहिए। और हमारे जो भी इंक्लूडेड अमेंडमेंट्स हुए थे और बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी वो 42nd अमेंडमेंट में हुई थी। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी। अब क्या पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी कर सकती है? तो वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि एट दैट टाइम राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स कांट बी सस्पेंडेड। तो उस समय पे जब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हो सकते थे, तब इन्होंने फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की बात करी थी, इसीलिए वो भी वॉइड हो गया था। बट अब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसके बाद, पार्लियामेंट कैन एब्रिज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये भी कर्टेल नहीं कर सकती है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर वुड करप्ट एब्सोल्यूटली। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट के पास अलग से कितनी पावर्स हैं ये क्लियरली मेंशन है, तो उसको सस्पेंड किया नहीं जा सकता। तो ये तीनों ही क्वेश्चन जुडिशरी ने मना कर दिए, जिसकी वजह से कांग्रेस और उनके बीच में कॉन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए। इसके बाद, लीडिंग टू दिस क्वेश्चन हिस्टोरिकल केस ऑकर्ड। और इन्हीं क्वेश्चंस के बाद 1973 में जो हमारा हिस्टोरिकल केस है, आप अगर लॉ के स्टूडेंट आगे चलकर बनेंगे तो आप ये केस मैंडेटरी है आपके लिए याद करना। ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल मोमेंट था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस या रूलिंग निकली थी, जिसमें बोला गया था कि ओनली द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, अदरवाइज इट कैन बी अमेंडेड। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ अमेंड हो सकता है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? हमारा जो प्रीएम्बल होता है, उसमें उसको हम बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी समरी होती है। सो ये रूलिंग आई थी। इसके बाद, केशव नंदा भारती केस हेल्ड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी चेंज्ड, दैट इज प्रीएम्बल, एंड इट वाज हेल्ड इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये 42nd अमेंडमेंट था केशव नंदा भारती केस का। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अगर आप ये सब चीज़ें नॉलेज आप नोट कर लेंगे या अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आई एम डैम श्योर टीचर वुड बी इम्प्रेस्ड बाय यू और आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। इसके बाद, in 1973 A.N. Ray was made Chief Justice of India, neglecting the other 3 senior judges. अब जो A.N. Ray थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, जबकि हमारी प्रथा चलती आ रही थी जो सबसे सीनियर जज होता था सुप्रीम कोर्ट का उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। बट जो A.N. Ray के 3 सुपरसीडिंग जजेस थे उनको नहीं बनाते हुए इनको बना दिया गया चीफ जस्टिस। क्यों?
क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया था और बाकी जो 3 जजेस थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को डोमिनेट करने नहीं दिया था, या उनकी अगर कोई गलती थी तो उसको सामने लेकर आए थे, इस वजह से उसको नहीं बनाया गया था। इसकी बात क्या हुआ कि अब जब एक जुडिशरी के साथ लेजिस्लेटिव का पंगा हो जाता है या झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, दोनों में आपस में टेंशन्स बरकरार हो जाती हैं। अब इसी के बाद हमारा एक क्लाइमैक्स आता है, वो क्या, अब जुडिशरी और लेजिस्लेटिव की आपस में जब टेंशन्स ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होता है, हाई कोर्ट जो कि जुडिशरी है उसने जो इंदिरा गांधी के इलेक्शंस हुए थे उसी को इनवैलिड करार कर दिया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी इलीगली, अब आप सोचिए कि जो जज डिजर्व करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना, उसको ना बनाते हुए आपने अपने किसी फेवर करने वाले को बना दिया, तो क्या होगा कि कोर्ट भी तो अपना फिर मेहनत करेगी और जो चीज़ें रियलिटी है वो सामने लेकर आएगी। तो उसने क्या किया, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को ही इनवैलिड करार कर दिया। अब इनवैलिड करार कर दिया तो इसके बाद क्या हुआ ये हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। नाउ अब जो हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था गवर्नमेंट का जुडिशरी के साथ, तो जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने उसके इलेक्शन, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ऑन 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पास द जजमेंट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। ये आपको जज का नाम याद रखना चाहिए क्योंकि ये एक मार्कर क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इन्होंने ये जजमेंट पास किया जिसकी वजह से इनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया या इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसकी वजह से द पेटिशन वॉज फाइल्ड बाय, और ये पेटिशन किसने फाइल करी थी, राज नारायण ने करी थी, जो कि सोशलिस्ट लीडर थे, ऑपोजिशन पार्टी के, इंदिरा गांधी के अपोजिट में खड़े हुए थे, इन्होंने फाइल करी थी। कब फाइल करी थी, जब 1971 के इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुए थे और इंदिरा गांधी उसमें जीती थी, तो उसको इलीगल बताया गया था। इसके बाद ऑन जून 24 सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर द पार्शियल स्टे ऑन द हाई कोर्ट पार्शियल स्टे ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर 6 मंथ्स। अब क्योंकि इनके इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया तो इनको तो एमपी से हटाया जाएगा, एमपी पद से, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनवाए थे इंदिरा गांधी ने, अभी हमने लास्ट इसमें जाना था टॉपिक में, तो उन्होंने उन पार्शियल स्टे लगा दिया था हाई कोर्ट के ऑर्डर को, क्योंकि जो सुपरसीडिंग कोर्ट होती है वो स्टे ऑर्डर्स लगा सकती है अपनी बिलो कोर्ट में। तो ऐसा ही हुआ, 6 मंथ के लिए पार्शियल स्टे लगा दिया गया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी। चलिए देखते हैं क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स में। ऑन 25 जून जेपी नारायण अनाउंस द नेशन वाइड सत्याग्रह एंड आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट टू ओबे हर। तो 24 जून को जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट करी रामलीला मैदान में, जिसमें सारे ही लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने सत्याग्रह को लॉन्च करने की स्टार्टिंग करी। और इन्होंने क्या बोला कि जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो उनके रूल्स को ओबे ना करें क्योंकि वो इलीगल हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंटरनल थ्रेट लगने लगा कंट्री में। क्यों? क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट का रूल ही नहीं फॉलो करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करेगा, तो कंट्री में कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस अराउज हो जाएगी। और कंट्री को एक राजा या एक लीडर तो चाहिए ना, जो हम सबको एक साथ रूल कर सके। तो द गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस इन्वोकिंग आर्टिकल 352, द मोस्ट फेमस आर्टिकल फॉर आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है कि डिक्लेयरिंग या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। और ये किस ग्राउंड पे लगाई गई थी? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी ने लगवाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे। इसके बाद वंस द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिमेन्स सस्पेंडेड एंड ऑल पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। मीन्स अगर एक बार इमरजेंसी लग जाती है तो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर है, मीन्स द फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब पावर होती है वो इक्वली डिवाइड होती है
फेडरलिज्म इज अ स्ट्रक्चर इन विच द पावर इज डिवाइडेड अमंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इसमें फेडरल गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, सारी पावर वेस्टेड हो जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं अपने आप। और इसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट कुड ऑल्सो सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आपका फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं हो सकता है, आपको जीने का पूरा पूरा अधिकार है, बट उसके अलावा सारे फंडामेंटल राइट्स आपके हटा दिए जाते हैं। क्यों हटाए जाते हैं? क्योंकि कंट्री की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स सेफ्टी। तो हमारी सेफ्टी से ज़्यादा हमारी पूरी कंट्री की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सस्पेंड किए जाते हैं। इसके बाद ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 पीएम रिकमेंड प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद आफ्टर द मिडनाइट। सो क्या हुआ था कि फखरुद्दीन अली अहमद हमारे उस समय के प्रेसिडेंट थे, तो इंदिरा गांधी ने उनको रिकमेंड किया कि आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए, और उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करी। और एट द सेम टाइम मिडनाइट में क्या हुआ, जितने भी बड़े प्रेस न्यूज़पेपर्स वाले थे उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट करवा दी, क्योंकि रात में ही आपको पता होगा पेपर्स हमारे कब छपते हैं, रात में छपते हैं, तो रात में सारी इलेक्ट्रिसिटी कट करवा दी जिससे कि पेपर में पता ना चल पाए लोगों को, और इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेज आर डिस्कनेक्टेड, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसके बाद ऑपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड, अगली रात में ही, उसी रात में ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ताकि कंट्री में थ्रेट ना आ जाए, इसलिए पहले से ही उसको बचा लो, तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये क्यों लगाया जाता है? मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, वो कहीं बॉम्ब प्लांट करने वाला है और आपको पता है, तो क्या आप उसके बॉम्ब प्लांट करने का या उसके ऑफेंस करने का इंतज़ार करोगे? नहीं, उसको पहले ही पकड़ लोगे ताकि ये ऑफेंस हो ही ना पाए, लाखों लोग की जान जा ही ना पाए, इसलिए ये किया जाता था, बट इसका गलत वे में इस्तेमाल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा स्पेशल कैबिनेट मीटिंग भी हेल्ड हुई थी, 6 बजे हुई थी अगली ही सुबह, मीन्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 जून स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसकी वजह से इनका रूल थोड़े टाइम के लिए बच गया था, क्योंकि सारी पावर इन्होंने एकम्प्लिश कर ली थी ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये हमारा इमरजेंसी का क्राइसिस था। अब इसके बाद हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं। सो कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर जितनी भी स्ट्राइक्स हो रही थी उसे बैन कर दिया गया, जितनी भी प्रोटेस्ट हो रही थी उन्हें बैन कर दिया गया, प्रेस सेंसरशिप ले ली गई, मींस कि प्रेस के पास कोई अधिकार नहीं होगा कि वो अपने मन से न्यूज़ छापे, उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और उसको शो करना पड़ेगा कि वो क्या छापने वाला है अपने पेपर में, अपनी मैगजीन्स में, गवर्नमेंट से परमिशन लेगा तब वो खबर या न्यूज़ छाप सकता है, इसे प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। इसके अलावा बैंड आरएसएस क्या होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड जमाते इस्लामी, ये जैसे संगठन होते हैं उन्हें भी बैन कर दिया गया ताकि प्रोटेस्ट हाई ना हो जाए। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए गए। हमने लास्ट टॉपिक में देखा किस तरह से बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे उसको भी हटा दिया गया, क्योंकि कंट्री की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आवर इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस। इसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिस पर शक हुआ उसे जेल में डाल दिया गया, उसका जो रिट का अधिकार था हेबियस कॉर्पस का, मींस हेबियस कॉर्पस मतलब यू मे हैव द बॉडी, मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में जो पेशी होती थी वो नहीं हो रही थी ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, इसके बाद इन सब के चलते बहुत सारे चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो लेजिस्लेचर था मींस लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, उसका टेन्योर 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, जिसमें पूरी एक साथ में डिसॉल्व नहीं होती है पार्लियामेंट, वो 2-2 साल के गैप में होती है ताकि एक साथ पूरी पार्लियामेंट डिसॉल्व ना हो जाए। इसके अलावा इलेक्शंस वर पोस्टपोन्ड बाय 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा में इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गए, और उसके बाद जो इलेक्शन 1978 में हुए जो कि कब होने चाहिए थे, 1976 में होने चाहिए थे, तो 2 साल लग गया इलेक्शन कॉन्टेस्ट
कराने में, क्यों 1 साल तो प्रचार प्रसार के लिए और 1 साल डिले हो गया इमरजेंसी की वजह से। तो ये सब सिचुएशन हुई थी, ये कॉन्सिक्वेंसेस थे इमरजेंसी के। हमने आज का वीडियो सक्सेसफुली ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने समझाए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है। आई हैव ट्राइड माई फुलेस्ट टू गिव यू वॉट एवर नॉलेज आई एम हैविंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इस चैप्टर के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि बोर्ड्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार।